प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर आजमगढ़ के हाईडेल निकट हाफिजपुर चौराहा में खुल गया मानव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बैंक, रेलवे, एसएससी, यूपी, पीसीएल, सीईटी, यूपीएसआई, एनटीपीसी एंड फाउंडेशन की तैयारी कराई जा रही है। कहीं भी कभी भी 24 घंटे मानव इंस्टीट्यूट की क्लास से जुड़कर अपने भविष्य के सपने को कीजिए साकार। एडमिशन के लिए जल्द संपर्क करें। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। घाघरा की घटान आरी चला रही है। जल स्तर नीचे जाने से कटान तेजी से बढ़ रहा है। सगड़ी तहसील के गांगेपुर मठिया के पास रिंग बांध के हालात यह हो गए कि वहां एक आइलैंड बन गया है। धारा के डाइवर्जन होने से बंधा पूरी तरह से टूट गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो चला है। स्थिति की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी राजेश कुमार अन्य उच्चाधिकारियों के साथ गांगेपुर मठिया में टूटे हुए रिंग बांध का निरीक्षण करने पहुंच गए। जिलाधिकारी ने बताया कि यह रिंग बांध जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत द्वारा लोगों के खेतों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जो धारा बंधे की तरफ आ रही है उसे पाइलिंग करते हुए डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। सिंचाई विभाग बाड़खंड के तकनीकी पर्यवेक्षक डीसी मनरेगा व खंड विकास अधिकारी अजमतगढ़ को बांध को दुरुस्त करने के काम में लगा दिया गया है। टूटे हुए रिंग बांध को जल्द ही धारा डाइवर्ट कर ठीक करा लिया जाएगा। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करा पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। उसी बीच में एक आइलैंड बन गया जैसा कि बताया गया है, तो उसकी वजह से धारा एकदम तेजी से डाइवर्ट हुई है, तो उसकी वजह से बांध कटा है। बाकी सब लोग लगे हैं, क्षेत्र पंचायत, बीडीओ साहब और बाकी टेक्निकल एक्सपर्टीज सिंचाई विभाग का लगा है, सब लोग लगे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको डाइवर्ट कर दें जिससे कि नुकसान हमारे बंदे पे और पुराने रिकॉर्ड कहते हैं। सिंचाई विभाग का बंदा नहीं है ये बंदा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सबकी निधि मिला के लोगों ने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बनाया था, जिससे कि खेती जो है उसमें नुकसान और क्षेत्र पंचायत और मनरेगा या गांव की जो निधि उससे बन के लोगों ने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बनाया था। उसमें धारा बीच में जो मेन सरजू की धारा है बीच में एक आइलैंड बन के इस तरफ डाइवर्ट हो गई थी, उससे एक जगह बंधा टूटा है, उसमें सारे लोग लगे हुए हैं और उम्मीद है कि धारा को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि मेन धारा इस तरफ ना आए, डाइवर्ट हो जाए। उसकी बात यह है कि एक्चुअली घाघरा जब भी नीचे जाती है, कटाव होता है तो कटान करती है, तो उसी वजह से इसका कटान हुआ है। तो उम्मीद ये है कि पानी अभी और नीचे जा रहा है तो इनके पास टाइम है धारा को डाइवर्ट करने का। और ऊपर भी जो सूचना अयोध्या से और ऊपर से मिल रही है वहाँ से अभी घटाव और पानी और घटेगा, तो समय है उसको धारा को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसमें यहाँ पे बताया भी गया है ब्लॉक को और उनको कि धनराशि की कोई दिक्कत नहीं है। जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत से हमारे प्रमुख जी ने कहा है कि 15-20 लाख रुपए वो दे देंगे, जिला पंचायत से पैसा मिल जाएगा, तो उसमें काम कराएं जिससे कि धारा और इधर ना बढ़े, उसकी कोशिश की जा रही है। अच्छा सर, एक प्राकृतिक आपदा है, अगर इस तरह की घटना होती है तो पूरा उसमें सरकार पूरी सहायता देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और सबका सर्वे हो गया है। जो भी मकान कटे हैं उनका जो मुआवजा है वो सर्वे हो गया है, वो मुआवजा पूरा दिया जाएगा, उनको बनाने में भी हेल्प की जाएगी। तो उसकी तरह से पूरा हम सब लोग लगे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सब लोग यहाँ काम कर रहे हैं और अच्छा उसमें कोशिश ये है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर सके। जहाँ तक फसलों की बात है, फसलों का आकलन जैसे ही पानी घटेगा उसका अभी रिकॉर्ड कर लिया कहाँ कहाँ पानी है, उसका आकलन पूरा किया जाएगा और उसका मुआवजा भी समय से दिया जाएगा। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के 1 दर्जन से अधिक वार्डों के सभासदों ने नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को सभासदों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार की जांच की मांग किया। चेतावनी दिया कि अगर जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो सभासद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।
इस दौरान सभासदों का कहना था कि नगरपालिका अध्यक्षा करीब 1 वर्ष से अस्वस्थ होने के कारण लखनऊ में अपना इलाज करा रही हैं, जिसके कारण नगरपालिका में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। सभी निर्माण कार्य योजना को बिना बोर्ड पटल पर रखे एवं बिना बोर्ड की स्वीकृति के पास कराया जा रहा है। अभी हाल ही में 2 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध तरीके से की गई तथा उनका भुगतान भी जारी कर दिया गया। बिना नियम कानून के अवैध तरीके से LED लाइट केवल कागजों में खरीदी गई। सभासदों ने जिलाधिकारी से मांग किया कि नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। चेतावनी दिया कि अगर जांच नहीं कराई जाती है तो सभासद इस्तीफा दे देंगे। हम सारे सभासद लोग जो है नगरपालिका के सभी निर्वाचित सभासद यहाँ जो है डीएम साहब के पास आए थे अपनी शिकायत पत्र को लेकर के और जांच पत्र को लेकर के। शिकायत ये है कि नगरपालिका में इधर 1-1.5 साल से जब से अधिशासी अधिकारी डॉक्टर शुभनाथ प्रसाद जी और अवर अभियंता ओंकार पटेल जी आए हैं, तब से नगरपालिका में लगातार भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है। अभी ताज़ा मामला ये है कि 2 नियुक्ति जो है बिना नियम और कानून के अधिशासी अधिकारी ने जो है 2 सफाई कर्मियों की नियुक्ति जो है कि कर दिया है और उनका भुगतान भी जारी कर दिया है। वो एक है। दूसरी जो है कि जो जांच के लिए हम लोग आए हैं कि जो निर्माण कार्य की कार्य योजना बन रही है वो बिना बोर्ड की स्वीकृति के बिना बोर्ड पे पटल पे रखे हुए जो है कि वो कार्य योजना स्वीकृत कराई जा रही है। उसकी आपत्ति को लेकर के हम लोग शिकायत करने माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय जो कि नगरीय निकाय के भी अधिकारी हैं उनके यहाँ हम लोग आए थे और अब आश्वासन हम लोगों ने दिया। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है कि हम इस पे जांच कराएंगे, ये उन्होंने कहा है। डीएम कार्यालय हम लोग सारे नगरपालिका के सभासदगण लोग तो लमसम साल भर से हम लोग लगभग दौड़ रहे हैं और नगरपालिका की समस्या को लेकर नगरपालिका में टोटल भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त हो चुके हैं निर्माण विभाग के बाबू, निर्माण जेई और शासी अभियंता अधिकारी। उस पर निष्पक्ष हम लोग जाँच चाहते हैं, निष्पक्ष जाँच हो, नहीं तो आगे हम लोग को 3 साल इसी तरह बीत गया है और यही कंडीशन रही तो हम लोग अपने खुद पद से इस्तीफा भी देंगे आगे। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के करमैनी मदियापार गांव में घर में सोए बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मंगलवार सुबह मृतक के नाती ने गाजियाबाद से पुलिस को फोन कर मौत की जानकारी देते हुए हत्या का आरोप लगाया। नाती के अनुसार हत्या संपत्ति के लिए की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के करमैनी मदियापार गांव निवासी 76 वर्षीय माता प्रसाद यादव घर पर रहकर खेतीबाड़ी कर जीविका चलाते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वह किडनी व लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। करीब 20 दिन पहले माता प्रसाद ने अपनी संपत्ति की वरासत अपने भतीजे के नाम कर दी थी। इसी बीच सोमवार की रात वे सोए तो सुबह उनकी लाश पाई गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी गाजियाबाद में रह रहे उनके नाती को दी तो उसने डायल 112 को फोन किया और आरोप लगाया कि संपत्ति के लिए उसके नाना की हत्या कर दी गई है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ बुरहानपुर श्री दुर्गा प्रसाद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए। उन्होंने कहा कि अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनका नाम है माता प्रसाद यादव, उम्र इनकी लगभग 76 साल है। इनके बाल बच्चे नहीं हैं और करमैनी के रहने वाले हैं। खेतीबाड़ी करते थे, बीमार रहते थे, काफ़ी उम्र दराज हैं। इनकी आज रात में लगभग 10 बजे के आसपास स्वतः मृत्यु हो गई है। इनके भतीजे हैं। इनका नाती एक रोहिया में रहता है, वहाँ गाजियाबाद नोएडा में। उसने फ़ोन करके बताया कि ये इनकी मृत्यु हो गई है और इनके परिवार के कुछ लोग इनकी ज़मीन वसीयत करा लिए हैं, इसलिए इनको हार्ट अटैक हो गया। तो इस सूचना पर पुलिस आई है। इनको ले जा करके इनका पीएम कराया जाएगा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी, फिर उसकी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के संघ चुनाव सत्र 2021 के लिए सोमवार को उम्मीदवारों ने विभिन्न पदों के लिए अपने अपने नामांकन दाखिल किए। चुनाव अधिकारी शिवधन प्रसाद ने सभी नामांकन पत्रों को जांचोपरांत वैध पाया। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष के एक पद हेतु 2 उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह व रणविजय यादव मैदान में हैं, जिनके बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 पदों के लिए 2 नामांकन हुए हैं, जो अधिवक्ता मनको और रामजन्म चतुर्वेदी ने किए हैं। उपाध्यक्ष पद के 2 पद के लिए इंद्रजीत व घनश्याम के नामांकन प्राप्त हुए हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के 1 पद के लिए हरेंद्र कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया है। मंत्री पद हेतु 3 उम्मीदवार कोषाध्यक्ष, सहमंत्री, प्रशासन, पुस्तकालय व प्रकाशन के लिए 1-1 उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन प्रस्तुत किया है। वरिष्ठ कार्यकारिणी समिति के 6 सदस्यीय पद हेतु 7 व कनिष्ठ कार्यकारिणी समिति के 6 सदस्यीय पद हेतु 8 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए हैं। प्राप्त नामांकनों व पदों के अनुरूप ज़्यादातर पर निर्विरोध निर्वाचन तय है, लेकिन अध्यक्ष पद हेतु इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। एसोसिएशन का इलेक्शन हो रहा है, जिसमें आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और ये नामांकन आज 10 बजे से सायं 3 बजे तक चलेगा। 3 से 4 बजे तक हम स्क्रूटनी करेंगे नामांकन पत्रों की और उसके बाद एक फेयर लिस्ट हमारी तैयार होगी कि कितने लोग किन किन पदों के लिए आए हैं और अंतिम लिस्ट 4 बजे के बाद हम प्रचारित करेंगे। सोमवार को आजमगढ़ में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों के उत्पीड़न व उन पर हो रहे अत्याचार को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने जब चाहा सरकार बनाया और जब चाहा सरकार को गिराया। जिस तरह योगी सरकार में ब्राह्मणों को दबाया जा रहा है, उसका परिणाम 2022 के चुनाव में उसे भुगतना होगा। देखिए, ये ब्राह्मणों के साथ जुर्म, ज्यादती, अत्याचार और उनकी हत्याएं आज नहीं हो रही हैं। आज मैं धन्यवाद देता हूँ सभी न्यूज़ चैनलों को और धन्यवाद देता हूँ कि जो ब्राह्मण को हेपेटाइटिस का रोग समझ रहे थे, जो उनकी समस्याओं पर, ज़रूरतों पर कभी बोलने का साहस नहीं जुटा पाते थे, आज वो मुखर होकर के ब्राह्मणों के खिलाफ जो जाति हो रही है उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जब से इस सूबे में योगी सरकार आई है, तब से बदले की भावना से प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न, उनकी हत्याएं, उनके हितों की अनदेखी चरम पर है। इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश का प्रत्येक ब्राह्मण भयभीत और काफ़ी आक्रोशित है। चूँकि यह संगठन उत्तर प्रदेश के सभी जिला और 19 राज्यों में फैला हुआ है और धरातल पर है। जहाँ भी मेरे संज्ञान में बात आई होगी कि यहाँ ब्राह्मण प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं अपने पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ पहुँचने का काम किया हूँ और उन्हें न्याय दिलाने का भी काम करता हूँ। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब तक की सरकारों में सबसे बड़ी ब्राह्मण द्रोही पार्टी साबित हुई है। कश्मीर की तरह प्रदेश से ब्राह्मणों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। देश के सभी राजनीतिक दल जान गए हैं कि ब्राह्मण आक्रोशित है और संगठित भी हो गया है अपने हितों की सुरक्षा, इसमें दो राय नहीं है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में पड़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक ब्राह्मण है और कहीं न कहीं वो खसकता नजर आ रहा है अपनी उत्पीड़न को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, ये कहा जाए कि अब तक की सरकारों में सबसे बड़ी ब्राह्मण द्रोही और ब्राह्मण हत्यारी पार्टी साबित हुई है। बदले की भावना से पूरे प्रदेश में जंगल राज हुआ है। ब्राह्मण शब्द पर पीड़ित ब्राह्मण को न्याय नहीं मिल रहा है। इस तरह की हालात उत्तर प्रदेश में है। हम लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं और इसमें मैं तो मांग कर चुका हूं टीवी डिबेट में बैठ करके और महामहिम राष्ट्रपति से, राज्यपाल को भी पत्र लिख करके मांगा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज की तरफ अग्रसर है और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण की हालात कश्मीर जैसी हो गई है। पलायित हो रहे हैं लोग। लखीमपुर में और शामली में तमाम ब्राह्मण अपने घरों को छोड़ करके पलायित हो गए हैं। ये हालात है और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री और उसके विधायक के जुर्म, जाति, अत्याचार से त्रस्त होकर के घर छोड़ दिए हैं लोग। तो आज मैं निसंदेह रूप से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण कश्मीर की स्थिति
से गुजर रहा है, जहाँ से हिंदू और ब्राह्मण पलायित हो गए थे। वो हालात उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। ब्राह्मण को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एकजुट हो चुका ब्राह्मण समाज अब किसी को सत्तासीन करेगा तो सशर्त करेगा। अब तक की सारी सरकारों ने ब्राह्मणों के हितों की अनदेखी किया है। यही दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश में 18% ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण की औकात अन्य से 10 गुना है। उसके बावजूद भी याचक के रूप में न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। मेले में गुम हुए अनाथ बच्चे की तरह ब्राह्मण चौराहे पर खड़ा है। तो कहीं न कहीं से हम भी दोषी हैं कि हम अपनी समस्याओं के लेकर के, अपनी बातों को लेकर के हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2022 के चुनाव में जिस तरह से बदले की भावना से ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में प्रताड़ित किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण योगी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अपने दर्द का उत्तर देगा। इसमें दो राय नहीं है। और अब कहीं जाएगा भी तो सशर्त ब्राह्मण किसी को सत्तासीन करने का भी काम करेगा। ब्राह्मण की इस हालत की जिम्मेदार आप किसको मानते हैं कि ब्राह्मणों की ये हालत इस सरकार में हुई, इसके जिम्मेदार कौन? इसके लिए स्वयं जिम्मेदार ब्राह्मण है। इसलिए कि अब तक की सारी सरकारों को अपदस्थ करने का काम ब्राह्मण ने किया और स्थापित भी सरकारों को काम करने का काम ब्राह्मण ने किया। भूल ये हुआ कि हम जिसको हटाए आक्रोश में हटाए, लेकिन जिसको लाए उससे कोई हमने शर्त नहीं रखा। यही कारण है हमारी उपेक्षा का और हमारी तिरस्कार का और हमारे हितों पर हो रहे कुठाराघात का मूल कारण यही है। अगर मैं शर्त रखा होता तो निश्चित रूप से आज ये हालात नहीं होती। लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश का विशाल ब्राह्मण समाज उसी के साथ रहेगा। हमारा नारा है कि जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश प्रदेश में राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा। इसी शर्त के साथ हम अपने जो भी विषय होंगे, जो भी शर्तें होंगी, हम किसी दल के साथ जाने का कार्य करेंगे या मजबूत राजनीतिक विकल्प भी दे सकते हैं। हम इसकी संगठन विभिन्न संगठनों के साथ वार्ता कर रहा है। परिषदीय विद्यालयों में कई वर्षों से यूनिफॉर्म वितरण का कार्य कर रहे जिले के सभी ब्लॉक के व्यापारियों ने मंगलवार के दिन जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले डीएम कार्यालय पहुंचे व्यापारियों का कहना था कि हम परिषदीय विद्यालय के छात्र छात्राओं के यूनिफॉर्म का कार्य सरकार के मंशा के अनुरूप एवं शासनादेश का अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा निविदा में भाग लेकर पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं और मिल से मानक के अनुसार कपड़ा भी मंगवा लिया। लेकिन जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारी जनपद के बाहर के व्यापारियों के कपड़े बंटवाने में लगे हैं। गैर जनपद के व्यापारियों के कोटेशन के बिना सैंपल के ही बढ़वाया जा रहा है और हमारा पिछला बकाया का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है। व्यापारियों ने जिलाधिकारी से समस्या के समाधान की मांग करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग रखी। हर साल की तरह इस साल भी जो है परिषदीय विद्यालयों में यूनिफॉर्म वितरण होना है और ये सब सारा मामला जो है उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से होता है। और चूँकि ये आदेश हम लोग पूरा आ गया था मार्च में ही, इसलिए स्कूल खुलते ही विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग अपनी पूरी प्रक्रिया टेंडर कोटेशन जो भी प्रक्रिया थी करके और हम लोगों को निर्देशित कर कि कपड़ा लोग मंगवा लीजिए, पैसा कभी भी आ जाएगा, पैसा आते ही वितरण का कार्य शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने कपड़ा मंगवा लिया है। इधर भी जो है ये सुनने में आया है कि पूरे ज़िले में जो है बाहरी फर्मों का कोटेशन जो कि बगैर नमूने का है विद्यालय भिजवा दिया गया है और उन्हीं लोगों से बंटवाने की पूरी प्रक्रिया ये लोग शुरू किए हुए हैं जो ज़िले के उच्चाधिकारी लोग हैं। और हम लोगों का कपड़ा जो आया है वो फंस जाने का समस्या है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्णय होता है उसी हिसाब से काम किया जाए ताकि हम लोगों का जो कपड़ा आके मामला फंसा हुआ है वो भी निकल जाए और हम लोगों का पुराना बकाया भी सरकार पूरे विद्यालय प्रबंधन समिति में है। स्वेटर का बकाया है, पिछले साल के 25% ड्रेस का बकाया है, ये सब हम लोगों का फंसा पड़ा हुआ है। इस तरह से कुल मिला जुला के हम लोगों का लाखों रुपए जो है ब्लॉक हुआ है इस मामले में। इसको जो है डीएम महोदय से आग्रह है
विशेष ध्यान रखते हुए हम लोगों की समस्या का निराकरण करने की कृपा करें। किन किन जनपदों के लोग हैं इसमें? इसमें पूरे आजमगढ़ जिले के हर ब्लॉक के लोग सप्लायर मौजूद हैं यहाँ पर, और ये समस्या हर ब्लॉक के लिए है। बेस्ट सप्लाई देते थे। इस बार शासन के अनुसार हम लोग के ये आदेश है कपड़ा बांटना है, आप लोग कपड़ा देना है। हम लोग हर अपने अपने विद्यालयों पर प्रधानाध्यापक द्वारा प्रबंध समिति द्वारा हम लोग को सूचना मिली कि आप लोगों को कपड़ा देना है। हम लोगों के अध्यापक जी आए हमारे यहाँ, कपड़े के संबंध में बात किए, हम लोग कपड़े की बात उनसे हुई। विद्यालय में हम लोगों का कोटेशन पास हो गया। हम लोग कोटेशन पास होने के बाद हम लोगों से कहा गया कि आप लोग कपड़ा खरीद लीजिए। हम व्यापारीगण कपड़ा खरीद लिए। खरीदने के बाद हमारे CDO महोदय एवं खंड शिक्षा अधिकारी तमाम व्यापारियों को सूचना यह हो गई कि हम लोग अनदर जिलों से कोटेशन मंगवा करके सब विद्यालयों पर कोटेशन बांटा गया। कहीं जौनपुर का व्यापारी है, कहीं कानपुर का व्यापारी है, इन लोगों से कोटेशन लिया जा रहा है। हम व्यापारीगण का कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग परेशान होकर के DM साहब के कार्यालय पर आए कि अपनी हम लोग व्यापारी यहाँ के हम लोग GST फाइल करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों का सुनवाई नहीं की जा रही है।